हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्लासरूम। आज हम आपके सामने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आने वाली सीटेट एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जल्द ही आप लोगों के सामने होगा, इसलिए अपनी तैयारी को आप लोग जितना से जितना हो सके अच्छी बनाए रखिए। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ये 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। ये जितने भी 25 क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को अतिमानक विषय में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शिक्षक में प्राथमिक स्तर पर क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा, एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है प्राथमिक शिक्षक में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए, जीन पियाजे ने टोटल 4 अवस्थाएं दी थी। जीन पियाजे ने 4 अवस्था, जिसमें फर्स्ट अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक आती है। फिर अगर सेकेंड अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, और थर्ड अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट आती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की आती है। तो वस्तु अगर तार्किक रूप से वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करने की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं वह तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, समझ बढ़ाने की तकनीक से। आप लोग जल्द से जल्द आंसर दीजिए। आप लोग सामने 10 सेकंड है कि मन का मानचित्र किससे संबंधित है। तो इसका आंसर होगा, मन का मानचित्र जो है वो मन का चित्र बनाने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बात करी कि वह अवस्था जिसमें तार्किक रूप से घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, और ये 4th में पूछ रहा है कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, कौन सी अवस्था है? तो आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए कि किसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। उसमें सिर्फ तार्किक चिंतन था, जबकि इसमें है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में। तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आखिर में है क्या? चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण है, अवस्था है क्या? ये जीन पियाजे ने टोटल 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें से लास्ट जो अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की विशेषता नहीं माननी चाहिए? देखिए, जो इतने भी सीटेट के क्वेश्चन आते हैं सब कंसेप्चुअल आते हैं। अगर आप लोग अच्छे से अगर दिमाग से अगर क्वेश्चन को हल कीजिए तो क्वेश्चन आप लोगों को करने में बड़ी बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही कंसेप्चुअल आते हैं। इसका ऑप्शन देखिएगा, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी, सीखना लक्ष्य
मुखी प्रक्रिया होती है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ पे अधिगम होगा, अनादिमक हो गया है, यहाँ पे अधिगम हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। देखिए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल, क्योंकि जो सीखना है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर ही चलती रही। और शिक्षा लक्ष्यमुखी होता है, बिल्कुल, सीखना भी लक्ष्यमुखी होता है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, शैक्षिक संस्थान के अलावा जो घर और परिवार का जो वातावरण होता है वो भी सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारा समाज होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण कराने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षण पर बल देना। विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्षण पर बल देना। ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभाएं होती हैं उसका पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना ही सृजनात्मकता का पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इम्पोर्टेंट है कि द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया? काफ़ी सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे कि द्वितत्व का सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जो हैं वो काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने दिया है। उसमें से एक द्वितत्व का सिद्धांत है, जो कि किसके प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, द्वितत्व का सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह स्पीयरमैन ने इसको दिया था। द्वितत्व का सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उसके वो स्पीयरमैन ने इसको दिया था। ऑप्शन नंबर 8 देखिएगा कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस वैज्ञानिक ने स्थापित किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आराम से करते चलिएगा कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित किया था? सबसे पहले अगर स्थापित करने की बात करें तो वुंट वैज्ञानिक थे, जो कि सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, किसने कहा था? बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग सामने 5 सेकंड है आप लोग सामने। देखिए, बच्चे अगर दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन, ये जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे ने कहा था कि समाज का जो सृजन करते हैं वो दुनिया के बारे में बच्चे ही करते हैं। इसका सही सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन सुपर टेट में भी आ सकता है कि बच्चे दुनिया के बारे में जो अपनी समाज का सृजन करते हैं वो जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाह पूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो। ऑप्शन नंबर बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता हो। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रखने की क्षमता रखता हो। तो बताइए कि इसमें बुद्धिमान लक्षणों का कौन सा विषय? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी ही सीखने की क्षमता रखता हूँ, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर 11, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है?
अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक किसको माना जाता है? शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में एकदम उपस्थिति। आप लोग जल्द से जल्द उत्तर दीजिए। देखिए, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक देखा जाए तो शिक्षक के द्वारा जो उपचारात्मक कार्य दिया जाता है, यही अभिप्रेरित शिक्षण का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है कि शिक्षक के द्वारा जो दिया गया एक उपचारात्मक कार्य होता है, जिसको होमवर्क के नाम जाना जाता है, कि जो शिक्षक देता है वो उपचारात्मक कार्य, ये इस अभिप्रेरित शिक्षण का एक सबसे बेस्ट संकेतक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी, घर। ऑप्शन नंबर सी, सभागार। ऑप्शन नंबर डी, खेल का मैदान। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, जो बच्चे का जो विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण है, वहाँ उसके संज्ञानात्मक विद्यालय और कक्षा पर्यावरण में सबसे बेस्ट तरीके से उसे समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर बी, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ क्या संबंध नहीं है? देखिए, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ही बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से देखें तो ये भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। फिजिकल बॉडीज ये भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि शरीर अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट सामाजिक दर्शन, सेकेंड मीडिया मनोविज्ञान, सी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा समाजशास्त्र। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध है? तो देखिए, जो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान आखिर में है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाने का विज्ञान है। उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या योगदान रहता है? अभिप्रेरणा है क्या? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? तो आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। यहाँ पे पैना हो जाएगा। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। देखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो अभिप्रेरणा जो होती है वो सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, अर्थात विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिप्रेरणा स्तर होने पर ही विद्यार्थियों में सीखने के तीले तत्पर होते हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास, ऑप्शन नंबर बी पठन विकार, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन नंबर डी मानसिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्लेक्सिया जो है वो पठन विकार से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित। तो 3 बार आप वो ऐसे ही पढ़ेंगे और हो सके तो नोट डाउन करते चलेंगे किताबों पे, तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी, तटस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, अगर इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो तटस्थ होनी चाहिए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होती है वो तटस्थ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए निरंतरता का सिद्धांत अर्थात कंटिन्यूटी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी अंतःक्रिया का सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी अंतःसंबंध का सिद्धांत। जैसे जब आप उत्तर दीजिए कि सीखने विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आखिर निरंतरता का सिद्धांत है क्या? देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास हमेशा चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होती, उसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने परिभाषित किया? सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत आखिर में है क्या? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने परिभाषित किया है। आखिर में गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो थे वो जर्मन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये जर्मनवादी थे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सभी सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं? तो आप लोग आंसर दीजिएगा। बच्चे अगर देखा जाए तो समवयस्क समूह बच्चे किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सभी सदस्य हो जाते हैं। ये किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? देखिए, स्टैनले हॉल एक वैज्ञानिक थे। स्टैनले हॉल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किशोरावस्था को तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा। ये क्या होती है? तूफान एवं संघर्ष की अवस्था। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। आखिर में बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी है और ये 4 बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं किसने दिया? किस वैज्ञानिक ने दिया? एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। अभी मैंने आप इस प्रैक्टिस सेट में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इससे रिलेटेड कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने दिया? तो इसका आंसर जीन पियाजे हो जाएगा। जीन पियाजे ने 4 विशिष्ट अवस्थाओं दिया था, जिसमें जो फर्स्ट अवस्था है वो संवेदी गामक अवस्था है, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच आती है। और सेकेंड अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक। आप लोग नोट करते चलिएगा। जो थर्ड अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और जो फोर्थ है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। इस प्रकार 4 अवस्थाएं संवेदी कामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं दी हैं जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक अवस्थाएं दी हैं।
22 देखिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विशिष्ट पढ़ाई द्वारा, विशिष्ट पद्धतियों के द्वारा विशेष विद्यालयों में से शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, विशेष विद्यालयों में। ऑप्शन नंबर सी, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए किसके साथ? तो आप लोग दीजिएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अन्य समान बच्चों के साथ भी उसे विशेष, अन्य समान बच्चों के साथ से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यही तो है आपका समावेशी सिद्धांत। आखिर समावेशी है क्या? समावेशी मतलब जो सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे दोनों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराना ही समावेशिता कहलाती है। प्रतिभाशाली होने का संकेतक क्या नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेतक क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या सृजनात्मक विचार। प्रतिभाशाली होने का संकेतक क्या नहीं है? देखिए, दूसरों के साथ झगड़ना कभी भी प्रतिभाशाली होने का संकेत हो ही नहीं सकता। ये आपसे मैंने पहले भी बताया था कि सीटेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब कॉन्सेप्चुअल आते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों का 30 में से 27 से 28 क्वेश्चन आसानी से आ सकते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेतक क्या नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। मेरा खुद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाइड हुआ था। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोगों का क्वालिफाइड हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखिएगा। एक अच्छा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए कि एक अच्छा विद्यार्थी अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम, सीखने का तत्परता नियम या सीखने का सादृश्यता नियम। आप लोग दीजिएगा कि नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने का सदृशता नियम। सीखने का सदृशता नियम में बच्चे जो हैं नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करते हैं। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं माननी चाहिए? इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कथन को सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं मानना चाहिए। क्या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है? बिल्कुल, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया होती है। सीखना एक लक्ष्यमुखी होती है? बिल्कुल ही होती है। अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है? बिल्कुल, अधिगम जो होती है वो सीखने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, शैक्षिक संस्थान में बिल्कुल अधिगम प्राप्त होता है, लेकिन आप सिर्फ उसी को कहेंगे कि शैक्षिक संस्थान ही ऐसा संस्थान है जहाँ एकमात्र संस्थान? बिल्कुल नहीं। शैक्षिक संस्थान के अलावा जो हमारा घर और वातावरण होता है, जो घर वातावरण समाज होता है जहाँ पे अधिगम प्राप्त किया जा सकता है, और ये अधिगम प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्थान है। तो इस प्रकार से इस सेगमेंट में 25 क्वेश्चन आपको दिए गए। आप लोग अपनी तैयारी को परखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम में आएंगे भी, इसलिए अपनी तैयारी को आप अच्छे से अच्छी जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।